हेलो स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं एग्रोन 221 इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का लेक्चर नंबर 3 पवनी एवं पवनों के प्रकार, विंड्स एंड टाइप्स ऑफ विंड्स के बारे में। पवन किसे कहते हैं, हवा किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी दिशाओं से ये हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं विंड के बारे में। इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। क्षैतिज गति से पृथ्वी के समानांतर प्रवाहित होने वाली वायु को पवन की संज्ञा दी जाती है, या पवन ऐसी गतिशील वायु है जिसकी दिशा आवश्यक रूप से पृथ्वी तल के समानांतर होती है। यानी पृथ्वी तल के बिल्कुल समानांतर, एक तो जो क्षैतिज गति से जो हवाएं गति करती है उन्हीं को ही क्या है, पवन की संज्ञा दी जाती है, उन्हीं को ही पवन कहा जाता है। वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दो प्रकार की गतियाँ होती है ना। वायुमंडल में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दो प्रकार की गतियाँ होती है। जो क्षैतिज गति है वो पृथ्वी के समानांतर चलती है, जो ऊर्ध्वाधर है वो पृथ्वी तल से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जो हवा जो गति करती है उसको ऊर्ध्वाधर हवाएं कहते हैं। और ये कब होती है, जब बादलों का निर्माण होता है उस टाइम पे ये हवाएं चलती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, एयर करंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, वायु तरंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब वायु धरातल से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर गतिशील होती है तो इस गति को वायु तरंग या एयर करंट कहते हैं। इस गति को सामान्यतः हम अनुभव नहीं कर सकते। बादलों की उत्पत्ति, वर्षा आदि घटनाएं ऊर्ध्वाधर गति का ही परिणाम है। बादलों की उत्पत्ति, जैसे कि अपन पिछले लेक्चर के अंदर अपने पढ़ा था कि इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन के कारण जो वाटर वेपर है वो ऊपर की ओर चली जाती है ना। तो उस क्षेत्र का जो वायु दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर जब लो होगा तो हवा क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। हल्की होकर वो ऊपर की ओर गति करने लग जाती है। ऊपर जाके फिर वो सेचुरेशन, कंडेंसेशन की प्रोसेस के तहत क्या है, वर्षा का निर्माण करती है ना। तो जो धरातल से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर जो हवा गति करती है, जो वायु गति करती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, एयर करंट या वायु तरंग के नाम से जाना जाता है। जब वायु पृथ्वी के समानांतर क्षैतिज गति से गति होती है तो उसको पवन कहा जाता है। जैसे कि अपने सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि क्षैतिज गति से पृथ्वी के समानांतर प्रभावित होने वाली वायु को ही क्या है, पवन की संज्ञा दी जाती है। पवनी जिस दिशा से चलती है उसी के अनुसार उनका नामकरण हो जाता है। यदि पूर्व दिशा से आ रही है तो उसको पूर्वा हवाएं, और पश्चिम दिशा से आ रही है तो पछुआ हवाएं। यानी इनका नामकरण भी उसी हिसाब से होता है, जिस दिशा से आ रही है उसी दिशा के अकॉर्डिंग इनका नामकरण रखा जाता है। अभी बात करते हैं पवनों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ विंड। पवनों के प्रकार किस प्रकार से हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं, व्यापारिक हवाएं किसे कहते हैं। भूमध्य रेखा पर निरंतर अधिक तापमान के कारण वहाँ की हवा ऊपर की ओर उड़ जाती है। इस कारण यहाँ 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ अक्षांशों में, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, जिसे डोल्ड्रम पेटी या शांत पेटी कहते हैं। निम्न वायुदाब क्षेत्र कहाँ कहते हैं, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है, टेम्परेचर जहाँ का अधिक होता है वहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। मैंने कहा था आपको, जैसे बादलों का निर्माण, बादलों की उत्पत्ति, वर्षा आदि के लिए जो एयर करंट है वो क्या होती है, अधिक प्रभावशाली होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो अधिक होता है। अधिक टेम्परेचर के कारण क्या वायुदाब निम्न हो जाता है। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो कि बिल्कुल जो 0 डिग्री पे है ना, 0 डिग्री पे है, उसको अपन क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के आसपास 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के अंदर है ना, यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम पेटी या शांत पेटी कहते हैं। दूसरे पॉइंट के अंदर देखो, इन क्षेत्र से उठी हवाएं, कौन से, 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से जो हवाएं उठती है वो क्या करती है कि 35 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ के अक्षांशों पर उच्च वायुदाब क्षेत्र बना देती है। वहाँ पे क्या है, उच्च वायुदाब क्षेत्र बना देती है। तो आपको पता ही है, जो हवाएं हैं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व दिशा से रहेगी, है ना। यहाँ पे किस दिशा से रहेगी, उत्तर और पूर्व दिशा से हवाएं चल रही, जैसे कि आपको एरो के सिंबल आपको दिखाई दे रहे हैं, किसमें, उत्तरी अक्षांश के अंदर। और दक्षिणी गोलार्ध में इन हवाओं की दिशा
दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इनकी जो गति रहेगी या इनकी हवाओं की दिशा रहेगी। ठीक है। इन हवाओं की नियमित दिशा गति के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को जलयानों के संचालन में बहुत सुविधा होती थी, इसीलिए इनको व्यापारिक हवाएं कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती थी, इसलिए जितने भी व्यापारी थे तो अपने जो जलयान होते थे उनका संचालन इसी के जो 35 डिग्री साउथ और नॉर्थ है इसी के अंदर ही अपने जलयानों का संचालन किया करते थे। दूसरी बात करते हैं वेस्ट विंड्स, या जिसको अपन बोलते हैं पछुआ हवाएं। पछुआ हवाएं किसे कहते हैं? इन हवाओं का क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में रहता है, यानी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश, दोनों अक्षांशों के बीच में रहता है, जिसे अपन उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहते हैं। कौन सा? उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी के नाम से इसको जाना जाता है। इस क्षेत्र से हवाएं उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गति करती है। इनके बहाव की दिशा व्यापारिक दिशाओं के ठीक विपरीत होती है, बिल्कुल, यानी विपरीत दिशाओं के अंदर इनका बहाव होता है। जैसे उसके अंदर आपने देखा होगा व्यापारिक हवाओं के अंदर जो उत्तरी अक्षांश के अंदर इसका जो हवाओं का बहाव था वो कहाँ था? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, है ना। और जो दक्षिणी अक्षांश के अंदर इनका बहाव कहाँ था? में इनका जो बहाव है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसका बहाव था। ठीक है। तो इसमें भी क्या है, इन क्षेत्र में हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। इनके बहाव की दिशा व्यापारिक दिशा के बिल्कुल ठीक विपरीत होती है, यानी इनके ऑपोजिट ये हवाएं चलती हैं। पश्चिमी हवाओं को 40 डिग्री अक्षांश के पास में गरजता चालीसा के नाम से जाना जाता है, 50 डिग्री अक्षांश के पास में प्रचंड पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास में चीकता साग के नाम से जाना जाता है। जैसा कि एक पूरा जो वेस्ट विंड्स का है आपका इसमें इमेज के अंदर क्लियर हो रहा है। इसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाएं शो की हुई है पृथ्वी की, और ऊपर जो 35 डिग्री अपने पे पड़ा था, है ना, 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के अंदर इनकी हवाएं जो उत्तर दिशा के अंदर थी वो क्या है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चल रही थी। तो इसका क्या है, ठीक ऑपोजिट, ये क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चल रही है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से उप ध्रुवीय निम्न दाब की ओर ये हवाएं क्या है, गमन कर रही है। किसके अंदर? उत्तरी अक्षांश के अंदर। और दक्षिणी अक्षांश के अंदर ये हवाएं बिल्कुल ऑपोजिट दिशा के अंदर किसके? व्यापारिक हवाओं के, है ना। व्यापारिक हवाएं किस दिशा के अंदर चल रही थी? व्यापारिक हवाएं चल रही थी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चल रही थी। लेकिन जो पछुआ हवाएं हैं इसमें ये हवाएं किस दिशा से चल रही है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये हवाएं चल रही है, यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर चल रही है। और दोनों अक्षांशों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में हवाएं ये चल रही है, जिसे अपन क्या कहते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट तीसरी है पूर्व हवाएं। ध्रुवों पर या उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में अत्यंत ठंड के कारण वायुदाब काफ़ी ऊंचा रहता है, जिसके फलस्वरूप हवाएं ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से उप ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। जैसे जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पे क्या है, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल कम पहुँचता है, यानी ये सूर्य का प्रकाश तिरछा पहुँचता है ना, जिसके कारण वहाँ पे हमेशा जो हवाएं हैं नमी से लदी हुई है और हमेशा वहाँ पे क्या है रहती है, ठंड रहती है। तो ठंड के कारण वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और जो हवाएं कैसे चलती है, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर हवाएं चलती है। ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण से तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण पूर्व दिशा से चलती है, इसलिए इन्हें ध्रुवीय पूर्वी हवाएं भी कहते हैं। आप देख लीजिए डायग्राम के अंदर, इसमें क्या है, उत्तर और दक्षिण दोनों के अंदर कौन सा प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश, जहाँ पे क्या है सूर्य का प्रकाश बिल्कुल कम पहुँचता है, तिरछा पहुँचता है। क्योंकि अपन ने सबसे पहले भूमध्य रेखा के पास में देखा था, तो सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पे बिल्कुल सीधा पड़ता है, तो यहाँ से जो हवा क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, और हल्की होके वो क्या करती है 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के अंदर क्या है
उच्च वायुदाब क्षेत्र बना देती हैं। तो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या 5 डोलड्रम पेटी के आसपास जो हवाएं चलती है, तो यहाँ पे बैलेंस बना रहता है, इसलिए यहाँ पे व्यापारिक हवाएं चलती हैं। लेकिन ये सबसे एंड पॉइंट पे है, जो पूर्वा हवाएं हैं या जिसको अपन ध्रुवीय हवाएं भी बोल सकते हैं, है ना, ध्रुवीय हवाएं भी बोल सकते हैं। तो ये सबसे जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की ओर ये हवाएं चलती है ना। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, जिनकी दिशाएं क्या हैं, उत्तरी अक्षांश के अंदर तो क्या रहेगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर रहेगी। और जो दक्षिणी अक्षांश के अंदर इन हवाओं की दिशा कहाँ से रहेगी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इनकी दिशा रहेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो लोकल विंड्स चलती है, स्थानीय हवाएं चलती है, उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थल एवं समुद्री हवाएं, लैंड एंड सी ब्रीज किसे कहते हैं, है ना। स्थल और समुद्री हवाएं, इनमें क्या अंतर होता है, तो इनमें क्या है, जैसे दिन और रात में ये हवाएं बिल्कुल चेंज होती रहती है। दिन में अलग दिशा से हवाएं चलती है और रात को अलग दिशा से हवाएं चलती है। समुद्र या समुद्र तटीय क्षेत्रों के आसपास ये हवाएं क्या अपन को देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले समुद्र और समुद्र तटीय स्थल के बीच असमान तापमान और प्रशीतन के कारण, असमान तापमान टेम्परेचर कभी समुद्र का अधिक हो गया, कभी स्थल का अधिक हो गया, और जो कूलिंग है, कभी समुद्र के अंदर कूलिंग अधिक है तो कभी स्थलीय भाग के अंदर कूलिंग अधिक होने के कारण ये हवाएं क्या आपस में आदान प्रदान होती रहती है। और इसी को ही अपन क्या कहते हैं, लैंड एंड सी ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है। तो होता क्या है, तो दिन के समय में क्या होता है कि समुद्र तटीय स्थल जो समुद्री जल की अपेक्षा तेज़ी से गर्म हो जाए। जो तट है, तटीय भाग है, उसमें क्या है, सूर्य का प्रकाश तेज़ी से आता है, तो जो स्थल भाग होता है वो क्या है, जल की अपेक्षा क्या जल्दी गर्म हो जाता है ना, जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे गर्म होने के कारण जो तटीय क्षेत्र है उसमें क्या है, निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण समुद्र के उच्च दाब से जो हवाएं स्थल की ओर चलने लग जाती हैं, है ना। नॉर्मल सी बात है कि आप इमेज से देखिए, जैसे दिन के समय में आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर आपने एक समुद्र बना रखा है, सी बना रखा है, उसके आसपास में स्थल भाग है, और ये क्या है, दिन के समय का है। तो दिन के समय में जो स्थल भाग है ना, लैंड के आसपास का जो एरिया देख रखा है, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा आएगा। सूर्य का प्रकाश सीधा आएगा तो स्थल गर्म होगा तो यहाँ की हवाएं क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और समुद्र का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हाई है। तो ये हवाओं की जो गति रहेगी वो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलेगी, यानी समुद्र से ये हवाएं स्थल की ओर गमन करेगी या स्थल की ओर चलेगी। तो ये दिन के समय में जो चलने वाली हवाएं हैं उनको सी ब्रीज कहा जाता है या समुद्री हवाएं कहा जाता है, जो कि समुद्र से स्थल की ओर क्या है, गति करती है। ठीक इसके ऑपोजिट क्या होता है कि रात के समय में स्थल जितना ज़्यादा गर्म होता है, यानी दिन में जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी रात को क्या है, ठंडा हो जाता है। तो रात में स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा तेज़ी से ठंडा होता है, जिसके फलस्वरूप स्थल पर उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, और हवा स्थल से समुद्र की ओर बहने लगती है, जिसे स्थल समीर कहते हैं, लैंड ब्रिज के नाम से जाना जाता है। जैसे कि डायग्राम के अंदर आपने ये देख रखा है। तो दिन के समय में तो हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चल रही थी, लेकिन रात के समय में जितना जल्दी समुद्र जो स्थल भाग तेज़ी से दिन में गर्म होता है उतना ही जल्दी रात को क्या है, ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हाई हो जाता है, किसकी अपेक्षा, समुद्र की अपेक्षा। तो हवाएं रात को क्या है, स्थल से समुद्र की ओर चलने लग जाती है। ठीक है, तो इसी को अपन क्या बोला जाता है, लैंड ब्रिज के नाम से जाना जाता है या स्थलीय हवाएं इनको कहा जाता है। दूसरी अपन बात करते हैं पर्वतीय और घाटी समीर, माउंटेन या वैली ब्रिज किसे कहते हैं। पर्वत और घाटी के बीच में, है ना, पर्वतों और जो घाटी है, घाटियों के बीच में असमान तापमान और प्रशीतन के कारण जो हवाएं चलती है उसको क्या बोला जाता है, माउंटेन एंड वैली ब्रिज के नाम से उनको जाना जाता है। तो इसके अंदर भी कंडीशन वैसे ही है, लैंड एंड सी ब्रिज की तरह दिन के समय में अलग हवाएं चलती है और रात के समय में अलग हवाएं चलती हैं। देखिए ये हवाएं भी पर्वत और घाटी के बीच में, है ना, पर्वत और घाटी के बीच में, माउंटेन एंड वैली के बीच में असमान तापमान और प्रशीतन के कारण प्रवाहमान होती है, यानी इसी के कारण ही क्या है, ये हवाएं चलती हैं। जैसे दिन के समय में पर्वतीय भागों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है,
पर्वत पे क्या है, वायुमंडलीय दाब कम होता था, तो घाटी में सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंचने के कारण वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, तो हवाएं घाटी के पेंदे से पर्वत की ओर चलने लगती है, और इन्हीं हवाओं को घाटी समीर के नाम से जाना जाता है, या फिर डे ब्रिज के नाम से जाना जाता है, वैली ब्रिज के नाम से जाना जाता है, एनाबेटिक ब्रिज के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको पहले के अंदर आपको डायग्राम के अंदर आपको शो हो रहा होगा, है ना, पहले डायग्राम के अंदर आपको शो हो रहा है जैसे सूर्य का प्रकाश तेजी से आ रहा है ना, तो सूर्य का प्रकाश क्या है, जो पर्वत है, पर्वत के ऊपर तो बिल्कुल सीधा पड़ रहा है, लेकिन जो वैली है, घाटी के ऊपर इसका सीधा सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा, इसलिए यहाँ पे जो घाटी के अंदर क्या है, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हाई रहता है, और ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो रहता है। तो दिन के समय में हवाएं ये क्या है, घाटी से पहाड़ों की ओर, पर्वत की ओर, ऊपर की ओर ये हवाएं चलती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, डे ब्रिज, वैली ब्रिज, एनाबेटिक ब्रिज या घाटी समीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये प्रोसेस कब होती है पर्वत और घाटी के बीच में, ये दिन के समय की प्रोसेस है। अगर रात के समय की बात करें तो रात के समय में पर्वतीय भाग वायुदाब अधिक हो जाता है, तो पर्वतीय क्षेत्र का क्या है, ऊपर से वायुदाब अधिक हो जाता है, तो हवाएं पर्वत से घाटी की ओर प्रवाहित होने लग जाती है। इन्हीं को माउंटेन ब्रिज, नाइट ब्रिज या कैटाबेटिक ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो दूसरे डायग्राम के अंदर देखो रात के समय का दे रखा है, तो जितना जल्दी ये जो पर्वत है गर्म होता है, उतना ही जल्दी क्या है, अधिक ठंडा हो जाता है, किसकी अपेक्षा, घाटी की अपेक्षा। तो ऊपर से ज़्यादा कूलिंग है, और नीचे क्या है, जो घाटी है, जो वैली है, वो क्या है, गर्म है। गर्म है तो ऊपर से जो हवाएं नीचे की ओर चलेगी, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर जो हवाएं गमन करेगी। तो ऐसे चलने वाली हवाओं को क्या बोला जाता है, माउंटेन ब्रिज, नाइट ब्रिज या कैटाबेटिक ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसी को ही अपन क्या है, माउंटेन एंड वैली ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रोसेस अलग अलग होती है। रात के समय में चलने वाली हवाओं को डे ब्रिज या वैली ब्रिज के नाम से जाना जाता है, दिन के अंदर चलने वाली हवाओं को वैली ब्रिज या घाटी समीर के नाम से जाना जाता है, और रात को चलने वाली हवाओं को नाइट ब्रिज या माउंटेन ब्रिज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मानसूनी हवाएं। मानसून किसे कहते हैं या मानसूनी हवाएं किसे कहते हैं, है ना। तो देखिए, महाद्वीपों और महासागरों, अपने पहले छोटी छोटी बात की थी किसमें, लैंड एंड सी ब्रिज के बारे में, माउंटेन एंड वैली ब्रिज के बारे में। तो इनमें क्या है कि जो समुद्री भाग है और तटीय भाग है, उसके अंदर असमान तापमान और प्रशीतन के कारण, और दूसरा माउंटेन एंड वैली ब्रिज के अंदर क्या है, पर्वत और घाटी के बीच में असमान तापमान और प्रशीतन के कारण जो हवाएं चल रही थी, उन्हीं को ही माउंटेन ब्रिज या वैली ब्रिज के नाम से जाना जाता है, या फिर अपन सी ब्रिज या लैंड ब्रिज के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो मानसून है, मानसून के अंदर क्या होता है, मानसून के अंदर क्या है, बड़े बड़े जो महाद्वीप होते हैं और महासागर होते हैं, उसमें असमान और प्रशीतन के कारण जो हवाएं महासागरों के बीच में हवाओं का जो आदान प्रदान होता है, उसी को ही मानसूनी हवाएं कहते हैं, मानसून विंड्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो मानसून सबसे पहले तो देखते हैं कि अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है मौसम, है ना। मानसून को हिंदी के अंदर पाउस कहते हैं, और मानसूनी हवाओं को पाउसी नाम से जाना जाता है। सबसे पहले क्या है कि अरबी भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ, मानसून का अर्थ क्या है, मौसम, है ना। और मानसूनी हवाओं को हिंदी के अंदर पाउस कहते हैं, मानसून शब्द को हिंदी के अंदर पाउस कहते हैं, और जो हवाएं चलती हैं उनको पाउसी हवाएं कहते हैं। परंपरागत रूप से मानसूनी हवाएं उन हवाओं को कहते हैं जो किसी मौसम विशेष में ही चला करती है, मौसम विशेष के अंदर ही जो चला करती है। जैसे गर्मियों के अंदर ये मानसून आता है, तो मानसून गर्मियों में क्यों आता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तेज़ होता है तो स्थलीय भाग अधिक गर्म रहता है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, लो हो जाता है, तो हवाएं क्या हल्की हो जाती है ना। तो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर हवाएं गमन करती हैं। गर्मी में समुद्र की अपेक्षा स्थल अधिक गर्म हो जाता है, अभी मैंने बताया था जैसे आपको, जिसके फलस्वरूप स्थल पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, और हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लग जाती है ना। सर्दी में स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसके कारण स्थल पर उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हवाएं स्थल से समुद्र की ओर, जैसे वो तो अपन ने क्लियर किया था किसके अंदर, लैंड एंड सी ब्रिज के अंदर, बिल्कुल चीज़ें ये अपनी क्लियर हो गई थी। लेकिन अगर बड़े लेवल की बात करें, बड़े क्षेत्र की बात करें, पूरे स्थल की बात करें, वो तो समुद्र तटीय क्षेत्र की बात कर रहे थे, है ना। अगर बड़े लेवल की बात करें तो उसमें भी यही कंडीशन अप्लाई होती है, और ऐसे में जो हवाएँ चलती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, मानसून विंड्स के नाम से जाना जाता है। अब भारत के अंदर, भारतीय उपमहाद्वीप में दो प्रकार की मानसूनी हवाएं चलती हैं।
कौन कौन सी? 2 प्रकार की मानसूनी हवाएं चलती है। पहली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं और उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। ये हवाएं कौन कौन सी हैं? हाँ, जैसे आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, तो इसमें आपने रेड कलर का है जो लाइंस दिखा रही है वो क्या है? नॉर्मल मानसून है। लेकिन जो ग्रीन कलर वाली है वो क्या है? एक्चुअल मानसून है। तो ये जो मानसून है कौन सी? अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, है ना, यहाँ से क्या है? जलवाष्प को इकट्ठा करती है और अपने साथ में नमी से लदी हुई हवाएं क्या है? पूरे भारत के अंदर लेके आती हैं। सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में स्थित है। यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं अपन ने कहाँ पढ़ी थी? 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में, है ना, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के अंदर ये स्थित है। कौन सी? व्यापारिक हवाएं। जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो कौन सी है? उत्तर पूर्वी मानसून जो हवाएं जो चल रही है उस क्षेत्र के अंदर स्थित है, जो पूरे वर्ष भर चलती रहती है। परंतु गंगा नदी के क्षेत्र में और उत्तरी भारत में निम्न दाब बना रहता है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिमी हवाएं अधिक प्रभावशाली होती है। जो दक्षिण पश्चिमी, इसको पूरा अपन डायग्राम देखेंगे तो पूरा मैप, उसको ग्लोब को देखेंगे तो हवाएं ये जो है कौन सी है? दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, जो दक्षिण पश्चिमी दिशा से अपने साथ में अरब सागर, हिंद महासागर से क्या है? जलवाष्प को लेके आती है, या यहाँ से जो नमी से लदी हुई हवाएं हैं वो भारत के अंदर एंटर करती है। अप्रैल से सितंबर तक उत्तर पश्चिम भाग में निम्न वायुदाब क्षेत्र के अंदर बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, उत्तर पश्चिम भाग के अंदर स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग के अंदर क्या है? अधिक टेम्परेचर के कारण अप्रैल से सितंबर तक क्या है? टेम्परेचर अधिक रहता है। अधिक टेम्परेचर के कारण वहाँ पे क्या है? निम्न वायुदाब केंद्र बन जाता है। तब हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है। यानी भूमध्य रेखा की ओर ये हवाएं क्या है? चलने लग जाती है। कहाँ से? हिंद महासागर से, है ना, इंडियन ओशन से हवाएं जो चलने लग जाती है, जो कैरियोप्सिस प्रभाव के कारण, कैरियोप्सिस इफेक्ट के कारण के भारत के दाहिने तरफ या निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर मुड़ जाती है। कैरियोप्सिस प्रभाव एक इफेक्ट है जिसमें जो हवाओं की दिशा है वो बदल जाती है, क्योंकि आगे आपने देखा होगा समुद्री भाग है, ऊपर क्या है? निम्न वायुदाब क्षेत्र बना हुआ है ना। तो एक इफेक्ट लगता है, एक प्रभाव पड़ता है, कैरियोप्सिस प्रभाव, जिसके कारण ये हवाएं क्या है? अपनी दिशा बदल लेती है और ये ऊपर की ओर बहने लग जाती है। जैसे मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, यहाँ से होते होते ये क्या है? भारत के अंदर एंटर करती है ना। तो सबसे पहले केरला के अंदर 1 जून के आसपास क्या आता है? मानसून आता है ना, भारत के अंदर। ठीक है, ये नमी से लदी हुई हवाएं ऐसे ही पर्वतों की ओर उठती हुई ठंडी होने लगती है और उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनन की क्रियाओं के फलस्वरूप द्रवीभूत होकर वर्षा करने लग जाती है। तो ये हवाएं जो चल रही है, तो इनके बीच के अंदर किसी तरह की रुकावट या कोई अवरोध उत्पन्न करता है, जैसे पर्वत वगैरह, पर्वत श्रृंखला आ गई या कुछ पर्वत आ गया, तो ये हवाएं उससे टकरा करके ऊपर की ओर उठने लगती है और ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद में उसमें क्या है? संघनन की प्रोसेस, कंडेंसेशन की प्रोसेस हो जाती है और जिसके फलस्वरूप क्या है? ये वर्षा का रूप लेने लग जाती है ना। तो उस क्षेत्र के अंदर वर्षा की, उसके बाद में जो रिमेनिंग जो है जलवाष्प लेकर ये हवाएं चलती रहती है। दूसरी है उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं के अंदर क्या है कि ये हवाएं जो है अक्टूबर से नवंबर तक सक्रिय रहती है ना। तो पहले जो मानसूनी हवाएं थी अपनी, वो किस अप्रैल से सितंबर तक चल रही थी। कौन सी? दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं। और ये जो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं हैं, ये है अक्टूबर से नवंबर तक सक्रिय रहती है। इस दौरान पूर्वी एशियाई क्षेत्र में उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। पूर्वी जो एशियाई क्षेत्र है उसमें क्या है? उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, जिसके फलस्वरूप हवाएं उत्तर पूर्व से बहने लगती है। उत्तर पूर्व से, यानी वापस ये जो मानसून है वापस आने लग जाता है। ये हवाएं स्थल की ओर से आती है, इसलिए शुष्क होती है, क्योंकि जो हवाएं अपनी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो हवाएं चली थी, तो वो तो जितना अपने साथ में मॉइस्चर या जलवाष्प लेके गई थी, तो वो संघनन की प्रोसेस के द्वारा उसने वर्षा कर दी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे क्या है, अक्टूबर से अपने क्या है टेम्परेचर डाउन होने लग जाता है स्थलीय भाग का। आपको पता है जैसे स्थल भाग है
जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो अक्टूबर से नवंबर दिसंबर तक क्या है, ये हम अपने स्थलीय भाग क्या है समुद्र की अपेक्षा ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है तो ये हवाएं वापस क्या है, स्थल से समुद्र की ओर बहने लग जाती है। तो स्थल से समुद्र की ओर बहती है तो वहाँ पे किसी प्रकार का जलवाष्प नहीं मिलता स्थल भाग से, तो उसमें हवा के अंदर नमी नहीं होगी, नमी होगी तो नहीं होगी तो ये हवाएं वर्षा कैसे करेगी। तो ये शुष्क और नमी रहित होने के कारण भारत में प्राय कोई वर्षा नहीं होती। ये लौटता हुआ मानसून या वापस जाते हुए मानसून कहलाता है, उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। चक्रवात किसे कहते हैं? ठीक है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चक्रवात की। चक्रवात किसे कहते हैं? यह एक प्रकार का वायुमंडलीय उपद्रव है, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस है ना, जिसके तहत किसी स्थान विशेष पर निम्न वायुदाब केंद्र बन जाता है, तब हवा के बहाव की दिशा केंद्र की ओर हो जाती है। मैंने बताया था कहीं टेम्परेचर अधिक होता है तो वहाँ पे क्या है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, लो हो जाता है तो हवाएं ऊपर की ओर उठने लग जाती है, तो वो वहाँ पे क्या बना देती है, एक निम्न वायुदाब केंद्र बना देती है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट उसको वहाँ पे बना देती है। तो जो हवा की दिशा है वो क्या होता हो जाती है, केंद्र की ओर होने लग जाती है। इस केंद्र के चारों ओर समदाब बंद समदाब रेखाएं, आइसोबार्स है ना, समदाब रेखाएं यानी जो चारों तरफ क्या है एक जैसा दबाव डालती है, एक जैसा प्रेशर डालती है, तो वो रेखाएं विस्तृत हो जाती है। इस प्रकार केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ जाता है, परिमाणतः परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलने लग जाती है। जो परिधि से केंद्र की ओर हवाएं चलना लग जाती है, जिसकी दिशा कैसे रहेगी, जो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। इस प्रकार केंद्र में निम्न दाब के साथ साथ निकट समदाब रेखाओं की इस प्रणाली को क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो है ना, जो बीच के अंदर सेंटर पॉइंट है, ये जो सेंटर पॉइंट है इसको चक्रवात की आंख के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल केंद्र है। और इसके चारों तरफ क्या कर देती है, ये समदाब रेखाएं बना देती है, जो हवाएं क्या है केंद्र की ओर हो जाती है ना, चारों तरफ क्या है केंद्र की ओर निम्न वायुदाब क्षेत्र बना देती है, और इसी को क्या बोलते हैं, चक्रवात कहते हैं। इसका आकार गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, और वी शेप में भी इसका आकार हो सकता है। चक्रवातों का जलवायु तथा मौसम पर भारी प्रभाव पड़ता है। जब इसकी गति अत्यधिक हो जाती है तो इसे गैल भी कहते हैं है ना। जब बहुत ज़्यादा इसकी गति तेज होती है तो इसको गैल नाम से जाना जाता है, जिसके कारण कई बार अपने जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। दूसरी है प्रतिचक्रवात एंटी साइक्लोन। प्रतिचक्रवात किसे कहते हैं कि ये चक्रवातों के बिल्कुल विपरीत दिशा के अंदर, जैसे अपने साइक्लोन के बारे में पढ़ा था उसकी बिल्कुल क्या है उल्टा होती है। ठीक है, इसमें हवाएं केंद्र में उच्च वायुदाब क्षेत्र बना देती है, उसमें क्या है केंद्र के अंदर निम्न वायुदाब क्षेत्र बना था, और इसमें क्या है केंद्र के अंदर सेंटर के अंदर क्या है उच्च वायुदाब क्षेत्र बना देती है, और हवाएं जिससे बाहर की ओर चारों दिशाओं में हवाएं चलने लग जाती है। यह एक ऐसी वायु संचरण प्रणाली है जिसमें केंद्र पर समदाब रेखाएं और उच्च दाब होता है। प्रतिचक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, तो ये आपका साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का कंप्लीट हुआ। इसी के साथ में आज का लेक्चर जो विंड्स एंड टाइप्स ऑफ विंड का है ये कंप्लीट हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।